प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का काफ़ी एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूं। 2 बजे से आप लोगों का एग्जाम है और इनसे पहले भी मैं काफ़ी सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा के देख लीजिए और मैं कुछ वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जा के देख लीजिएगा। और अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न जो है ना आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में आज मैं टोटल आप लोगों को 30 प्रश्न बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 30 प्रश्न में से आप लोगों को फाइनल एग्जाम में कम से कम 5-6 प्रश्न तो मिल ही जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। अगर ये सोच रहे हैं कि सर 5-6 प्रश्न में क्या होगा, तो 5-6 एक नंबर के लिए जो है ना आदमी जो है काफ़ी तरसने लगता है एक नंबर के लिए, तो 5-6 नंबर तो बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए। ठीक है, देख लीजिए और बाद में काफ़ी सारा वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए जो पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है। अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो देखिए 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र के जो पिता है ना उसका नाम है एडम स्मिथ। मतलब अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ है। आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न वैसे भी पूछ सकता है आप लोगों को। ठीक है, आगे देखिए जो दूसरा नंबर का प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होते हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में कौन वाला शामिल होता है, तो याद रखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में ना छोटे छोटे चर शामिल होते हैं, व्यक्तिगत इकाई शामिल होते हैं, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण शामिल होते हैं। मतलब इनमें से सब इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए जो तीसरा नंबर का प्रश्न है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है, तो चयन का तर्कशास्त्र है। तो किसने कहा था, तो याद रखिएगा किसका कथन है, तो रॉबिन्स का कथन है। किसका कथन है, तो रॉबिन्स का कथन है। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आप लोगों के लिए कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसका कथन है। अर्थशास्त्र क्या है, तो धन का विज्ञान है। किसका कथन है, तो एडम स्मिथ का कथन है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी इनका जो नाम आता है ना, मतलब जो गलत प्रिंट हो जाता है तो वहाँ पर आदम स्मिथ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी सारे किताब आप लोग में देखे होंगे तो आदम स्मिथ उसमें लिखा हुआ रहता है। तो याद रखिएगा आदम स्मिथ हो या एडम स्मिथ हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किनका कथन है, एडम स्मिथ का कथन है। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए जो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहले प्रयोग जो है ना रेगनर फ्रीस ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंसर याद करके आप लोग रख लीजिएगा। और देखिए अभी सिर्फ आप लोग देख लीजिए, दिमाग में हर क्वेश्चन आंसर को सेट करके रख लीजिएगा कि हाँ प्रभु सर तो इस तरह से बता रहे थे, इसका ऑप्शन ये होगा, तो आप लोग याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, और न्यू क्लासेस में आप लोगों को हर एक चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें तुरंत अभी कमेंट कर दीजिए, उसका वीडियो तुरंत आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ना मार्शल होगा। मार्शल जो है ना अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता हैं। आप लोग इस आंसर को याद करके रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं जो 7 नंबर का प्रश्न है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, तो किसका कथन है। याद रखिएगा अर्थशास्त्र क्या है, तो मानव विज्ञान का कथन है, मानव कल्याण का कथन है। तो किसका कथन है, इसका मतलब किसने कहा था, तो रॉबिन्स का कथन है। आप लोग याद रखिएगा अर्थशास्त्र जो है ना मानव कल्याण का विज्ञान है, तो किसका कथन है, रॉबिन्स का कथन है। आप लोग आंसर्स याद करके रख लीजिए। और अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर कि अर्थशास्त्र की समस्या जो है निम्नलिखित में से क्या है। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ना, तो अर्थशास्त्र की कौन वाला समस्या हो सकता है, तो देखिए अर्थशास्त्र में ना काफ़ी सारे समस्या जो है वो आते हैं। जैसे कि देखिए आर्थिक समस्या मतलब आर्थिक विकास, और यहाँ पर साधनों का आवंटन, और यहाँ पर देखिए संसाधनों का मतलब साधनों का कुशलतम प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर एक चीज़ जो है ना सभी यहाँ पर सही होगा। अर्थशास्त्र की समस्या में ये सारा चीज़ शामिल हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है ना कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है, तो अर्थव्यवस्था को किस में वर्गीकृत किया जाता है, तो देख लीजिए
समाजवादी के रूप में भी, पूंजीवादी के रूप में भी और मिश्रित के रूप में भी। ठीक है, इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्न में से क्या हो सकता है। तो देखिए अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है ना, देखिए काफ़ी सारा हो सकता है, जैसे कि उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे करें, ये हो सकता है। क्या उत्पादन हो, ये भी हो सकता है। कैसे उत्पादन करें, ये भी हो सकता है। मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, सब इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए जो 11 नंबर का प्रश्न है ना, कि उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है तो किधर गिरता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी याद करके रखिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल वायरल है और हर एक जो है ना अभी काफ़ी चर्चित में प्रश्न है कि उत्पादन वक्र का ढाल किधर गिरता है किधर होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, कि ऊपर से नीचे की ओर जो है ना वो गिरने लगता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे देख लीजिए कि उत्पादन संभावना वक्र जो है क्या होता है। तो उत्पादन संभावना जो वक्र होता है ना, वो मूल बिंदु की ओर में नदोत्तर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंसर याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर आप लोगों के लिए, कि उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शा रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारा पॉइंट है ना, तो देखिए आर्थिक जो समस्या है आखिर कौन पॉइंट दर्शा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, राइट आंसर देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ना, बी ऑप्शन उत्पादन संभावना वक्र, यह इसका राइट आंसर है। आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 14 नंबर का, कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए समाजवादी का जो मुख्य अर्थव्यवस्था होता है ना, इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, अधिकतम लोक कल्याण के लिए इसका उद्देश्य होता है। आखिर मेन पॉइंट अगर कहा जाए तो अधिक लोगों को मदद करना जो है ना इसका मकसद होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना 15 नंबर का, कि आर्थिक समस्या क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्थिक समस्या क्या है, काफ़ी सारा पॉइंट है ना यहाँ पर। तो देखिए आर्थिक समस्या जो है ना, आर्थिक समस्या मतलब आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या फिर साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या होती है, और यही वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए प्रश्न के साथ मैंने आंसर भी यहाँ चिपका दिया है। ठीक है, ताकि अगर मतलब मिस्टेक हो जाए तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पर अगला प्रश्न नोट करिए कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं, या फिर कौन से होते हैं। तो देखिए आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के ना बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि असीमित आवश्यकताएं, दुर्लभ साधन, चुनाव की समस्या, काफ़ी सारा है। मतलब डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है ना आप लोगों के लिए, कि उत्पादन संभावना वक्र की ढाल क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी रट लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, देखिए उत्पादन संभावना वक्र की जो ढाल होती है ना, वो हमेशा हमेशा ऋणात्मक ही होगा। आंसर्स याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई भी किताब हो, आप लोग कोई भी किताब अगर खरीदे हैं, तो जो 1 नंबर वाले जो 1 अंक वाले प्रश्न है ना, बिल्कुल भी आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छे से रिपीट करके रिवीजन करके बिल्कुल भी एकदम रख लीजिए। अभी 2-3 घंटा आप लोगों के पास में समय है ना, तो एकदम 2-3 घंटा को ऐसे आप लोग पढ़िए, ऐसे पढ़िए जैसे कि 10 दिन से आप लोगों का पढ़ाई जो है वो पूरा हो जाए, 10 दिन का पढ़ाई पूरा हो जाए। 4 घंटे में ऐसे पढ़िए आप लोग, अगर नंबर अधिक लाना है आप लोगों को तो। अगर जो किताब है आप लोगों के पास में, अगर वही किताब आप लोग पढ़ लेंगे ना, तो उसी में से आप लोग बिल्कुल भी 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होगा ना, तो उसमें से 35 अंक आप लोग बिल्कुल आसानी से उठा लेंगे। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल याद करके रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है ना, कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी होती है, तो देखिए क्या उत्पादन हो, ये हो सकता है, कैसे उत्पादन हो, ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका है। ठीक है, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे करें, ये हर एक चीज़ जो है ना अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है। आप लोग आंसर याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है ना, देखिए अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान होता है, तो किसका कथन है। तो याद रखिएगा मार्शल का कथन है। किसका कथन है, तो मार्शल का कथन है। आंसर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर, कि उत्पत्ति का साधन नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देना है कि उत्पत्ति का साधन कौन वाला नहीं हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उत्पत्ति का साधन जो है ना यहाँ पर भूमि है, ये नहीं हो सकता है, बाकी श्रम होगा, मुद्रा होगा, पूंजी होगा, ये हर एक चीज़ होगा। लेकिन इस प्रश्न का जवाब जो है ना यहाँ भूमि बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
आगे देखिए अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर 21 नंबर का कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान होता है। किसका कथन है, काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर याद रखिएगा, मार्शल का ही कथन है। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, अगला जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ना कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों होता है। अर्थशास्त्र विज्ञान भी होता है और कला भी होता है। तो किसका कथन है, तो मार्शल का ही कथन है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न नोट करिए, आगे जो यहाँ पर है ना कि आर्थिक क्रिया के प्रकार क्या क्या हो सकता है। तो देखिए आर्थिक क्रिया का जो प्रकार है ना, उत्पादन होगा, उपभोग होगा, विनिमय होगा, मतलब सब होगा। ठीक है। नोट करते चलिए, नोट करते चलिए, अगर नोट करते में रुक जाते हैं तो फिर नहीं होगा। आगे देखिए एडम स्मिथ के अनुसार क्या है। तो देखिए एडम स्मिथ के अनुसार में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो 3 पॉइंट दिया हुआ है ना, एक भी पॉइंट इसका सही जवाब नहीं होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए जो 25 नंबर का है कि अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या है। तो अस्थाई पूंजी का उपभोग जो होता है ना, वो हमेशा घिसावट में होता है। किस में होता है, तो घिसावट में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न नोट करिए कि घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है। तो याद रखिएगा जीएनपीपी में हमेशा शामिल रहता है, जीएनपीपी में हमेशा शामिल रहता है घिसावट व्यय। ठीक है। अगला प्रश्न नोट करिए जो यहाँ पर 27 का है कि द्वितीय क्षेत्रक में आखिर कौन सी सेवाएं यहाँ शामिल है। काफ़ी सारा है ना। तो देखिए द्वितीय क्षेत्र में कौन वाला शामिल होगा, बीमा, विनिर्माण, व्यापार, बैंकिंग, कौन ऑप्शन होगा। तो याद रखिएगा विनिर्माण का जो है ना, यहाँ पर विनिर्माण याद रखिएगा द्वितीय क्षेत्र में शामिल होता है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए 28 नंबर का जो प्रश्न है, यह बिल्कुल भी अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। ठीक है। तो किसके अनुसार जो है ना साधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं हैं। आखिर किसने कहा था, किसने कहा था कि संसाधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं होती है। तो देखिए सेल्यूलसन जो है ना इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद करके रख लीजिएगा सेल्यूलसन। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बाद में भी हम तुरंत आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट देखते रहिए। ठीक है। और एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा, अच्छे नंबर लाइए, अपने माता पिता गुरुजनों का नाम आप लोग रोशन करें। ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।